हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के स्टोइकियोमेट्री के लिए। वैसे देखो, ये सिंपल एक चैप्टर है, इसी में मतलब छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको एक रियल लाइफ एक्सपोजर देता है कि केमिस्ट्री कैसे यूज की जा सकती है। जैसे कि जब आप जॉब्स में जाएंगे या इसमें इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो वहाँ इन चीज़ों का काफ़ी यूज होता है, ठीक है। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यूनिटी मेथड है क्लास 7 का यूनिटी मेथड के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। कुछ बच्चों के लिए क्लास 8 में था और कुछ आईसीएसई सिलेबस में ये 7th में इंट्रोड्यूस हो जाता है यूनिटी मेथड, ठीक है। तो हम उस सारे कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से समझेंगे। अब जब हम इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं उसमें दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है मोल मोल रिलेशनशिप, मोल टू मोल। अब ये मोल टू मोल रिलेशनशिप क्या कह रहे हैं कि मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है तो वहां मोल ऑफ रिएक्टेंट का रिश्ता है मोल ऑफ प्रोडक्ट के साथ। कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की जरूरत है। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है मास एंड मास रिलेशनशिप, ठीक है। जब हम मास और मास रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कितने ग्राम ऑफ रिएक्टेंट से कितने ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, ये कितने ग्राम ऑफ प्रोडक्ट के लिए कितने ग्राम ऑफ रिएक्टेंट चाहिए, वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। देन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास आएगा दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, जहां दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों वॉल्यूम के केसेस क्वांटिटीज में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जब भी हम स्टोइकियोमेट्री करते हैं उसमें पहला स्टेप क्या है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लास 10 में हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की थी, तो हमें सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बनाना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड, एक बार वो सेटअप हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट द नंबर ऑफ मोल्स और grams of respective reactants and products। जितने भी वो उसमें मॉलिक्यूल्स, जितने भी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, उनके नीचे हम उसके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ वॉल्यूम या नंबर ऑफ ग्राम्स लिखेंगे। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की रिलेशनशिप पे क्वेश्चन को लेकर जाना चाहते हैं, उस हिसाब से। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूनिटी मेथड लगाएंगे और आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं पहला। सो हियर हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले हम मार्क कर लेते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो उसने आपको रिएक्शन पहले ही बता दिया कि रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। किसके बीच में, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को आप कैसे लिखेंगे, N2, हाइड्रोजन को H2, और आपके पास रिएक्शन बनेगा अमोनिया NH3। ये बन गया, ये तो आपको अच्छे से पता है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे। यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक, और यहाँ कितने हैं, दो। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ 6, और यहाँ तो 2 ही है सर। तो हम यहाँ कर देंगे इसको 3 से। तो यहाँ 6 हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए, 3 2 जार 6, और यहाँ 2 3 जार 6। ये हो गए बच्चे। नाइट्रोजन के 2 है और यहाँ भी 2 है, क्योंकि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे जहां हम इनके कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। तो पहले देखो कि वो हाउ मेनी मोल्स पूछ रहा है, और फिर गिवन भी आपको मोल्स में कर रहा है। तो इसका मतलब ये मोल मोल का रिलेशन है। किस किस का रिलेशन है, मोल का। तो अब हम इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एक ही मोल है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 1 मोल। यहाँ कितने हैं, 3 मोल्स। कितने हैं,
3 मोल्स, और यहाँ देखो 2 मोल्स हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, या फिर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये कहानी आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसके नीचे लिखेंगे हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब वो नाइट्रोजन का मांग रहा है, लेट इट बी एक्स, और वहां क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, मतलब यहाँ कितने चाहिए उसको, 8.2 मोल्स, गॉट इट। अब हम यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक यूनिटी मेथड का यूज करेंगे, समझ के बाद पहले हमने वो लिखा जो हमारे स्टैंडर्ड में था, या 1 मोल था, या 3 मोल थे, या 2 मोल्स थे, लिख लिए। उसके बाद जो गिवन में कंडीशन दी है वो लिख लिए। इसीलिए जब 8th और 10th 9th में हम लोग पढ़ाते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसको राइट साइड पे रख लो, और जो गिवन है वो लेफ्ट साइड पे रख लो। ये यूनिटी मेथड का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ देखो आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, नाइट्रोजन का, ठीक है, और तो इट मींस इक्वल टू के साइन को इधर नाइट्रोजन वाली कहानी आएगी, और जो गिवन है वो किसका, अमोनिया का, तो यहाँ अमोनिया लिखेगा, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्रेशन बनाते हैं, मतलब इसका कहने मतलब कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया को बनाने के लिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, यही बात की थी ना हमने। तो इसको यूनिटी मेथड में कैसे लिखेंगे, दैट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है भैया, 1 मोल, कितना है, 1 मोल। सो 1 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए, 1/2, ऑब्वियसली। ये तो अब समझे ना, 2 मोल्स के लिए 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए हाफ चाहिए, कम हो रहा है ना वो, बात समझ आ रही है यार, यूनिटी मेथड इसी बोलते हैं। अब कितने मोल चाहिए आपको अमोनिया के, 8.2, कितने चाहिए, 8.2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड, 1/2 इंटू 8.2, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज 4.1 मोल, दैट्स ऑल, खत्म तुम्हारा आंसर, इतना ही, ठीक है। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें देखते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हियर बच्चे क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, इट मींस आयरन की बात कर रहे हैं, कैन बी मेड फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बाय यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द रिएक्शन। सो उन्होंने रिएक्शन आपको पहले ही दिया हुआ है, ये है, लेकिन बैलेंस नहीं किया। अब हम बैलेंस करते हैं, आयरन की यहाँ 2 है, यहाँ एक ही एटम है, लो जी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 3 और यहाँ 4, और यहाँ कितना है, सिर्फ 2 है, सिर्फ कितना है, 2। तो मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, और यहाँ कितना हो गया, 4। लेकिन समस्या है, यहाँ कार्बन 2 है और यहाँ कार्बन 1 है, यस और नो। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। तो आपके पास, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आयरन बैलेंस होने के बाद यहाँ 3 ऑक्सीजन, 3 और 1, 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 थे, यहाँ कार्बन कितना था, 1, और यहाँ कार्बन कितना है, 1, ये तो बैलेंस ही था। अब आपको इस हिसाब से बैलेंस करना है कि दोनों तरफ, मतलब यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन बैलेंस हो जाए। तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 3, यहाँ ये नंबर क्या है, ये मैं बहुत बीच की बात बता रहा हूँ, 10th में बताया करते हैं, ये इवन नंबर है, तो मैं किसी भी फैक्टर से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ इवन ही आएगा, इवन ही आएगा। यहाँ ये क्या है, ऑड, मेरा आयरन तो बैलेंस हो गया, तो मैं इस वाली ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल को तो नहीं छेड़ूंगा, मैं इसको छेड़ूंगा। अब दिक्कत क्या है कि अगर मैं इसको इवन से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इस वाले को इवन से मल्टीप्लाई करता हूं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, इवन प्लस ऑड विल अगेन गिव मी ऑड, वो ऑड नंबर ही देगा। पर यहाँ तो हर हाल में इवन ही आएगा। ये क्लास 8 में मैं अभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बहुत थैंकफुल कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने 8th क्लास में ये पहले चैप्टर दिया हुआ पैरिटी का, बच्चों को इससे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। जो बच्चे अभी नहीं है, मतलब अभी +1 नहीं, पर बहुत अच्छे, बहुत सोचकर वो चैप्टर वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया कि जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग में ये मैथ समझ आ जाएगा। ये 3 है, ऑड है, तो अगर मुझे इधर इवन बनाना है तो मुझे ऑड चाहिए, अगर, क्योंकि यहाँ तो हर हाल में ही ऑड इवन रहेगा,
तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब 3 ये हुए ऑक्सीजन के, यहाँ से 3 हुए, टोटल कितने हो गए 6। यहाँ आयरन के, यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, मुझे कितने चाहिए 6, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो 3 2 6 और इन दोनों को ऐड करके 6। ये एक चीज आपको, मतलब अब मैं इंटर रिलेट कर रहा हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल टू एनसीईआरटी कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वहां लगाया 8th क्लास में, सो दैट कि पैरेडी अगर आपको समझ आएगी तो आगे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब मेरा बैलेंस हो गया, और वो कहानी किसमें ले रहा है, मोल्स में। यहाँ भी मोल्स है और आगे भी मोल्स मांग रहा है, तो मैं पहले यहाँ देखता हूँ 1 मोल, यहाँ कितने हैं 3 मोल्स, यहाँ कितने हैं 2 मोल्स, और यहाँ कितने हैं 3 मोल्स, क्योंकि जो कॉफिशिएंट होगा उतने ही नंबर ऑफ मोल्स मांगे जाते हैं। ठीक है, सो अब 1 मोल 3 मोल हो गए। अब देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, आयरन मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है, दैट इट बी x made from ferric oxide with 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल है, वो 16 मोल। समझ गए, तो मुझे किसके चाहिए, आयरन के, तो इसको राइट साइड पे रखेंगे इक्वल टू के। तो अब यहां से पढ़ते हैं 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव 2 मोल्स ऑफ आयरन। ये बात बनी ना, 3 मोल्स जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के, वो कितने दे रहे हैं 2 मोल्स ऑफ आयरन। तो हम लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ आयरन, sorry, carbon monoxide gives 2 moles of iron. So 1 mole of carbon monoxide will give 2/3. Unity method. कितने मोल चाहिए आपको 16, तो 16 moles of carbon monoxide will give you 2/3 into 16. So that is 32/3. 10.6 moles of, ठीक है। बट आप 10th क्लास में नहीं हो, तो यहाँ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेसिकली 10.66666। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 डेसिमल चाहिए आपको, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये जो सेकंड प्लेस के अगला नंबर है वो 6 है, और वो 5 से बड़ा है, तो यहाँ 0.67 लिखा रहेगा। इसके कई बार टीचर मार्क्स काट देते हैं, बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। ठीक है, गॉट इट। अगर ये इससे अगला नंबर 5 से कम होता तो हम इसको 10.6 ही रहने देते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों। अब हम एक और, ये था मोल टू मोल में, अब मास टू मोल के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। समझ के हमने पहले क्या किया, केमिकल इक्वेशन लिखी, उसके बाद उसको बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद जो गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका रिलेशन था वो लिख लिया, उसके बाद हमने जो रिक्वायर्ड है वो लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन दैट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अमाउंट ऑफ वाटर ढूंढना है हमें। रिएक्शन क्या, मीथेन जली है, बर्न हुई है, तो पहले इसका रिएक्शन लिखते हैं। तो अब हम 10th में ये समझ लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो वो जलेगा तो वो 2 ही चीजें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब हम इसको करेंगे बैलेंस, तो और कोई नहीं बनाएगा। So let us balance it. Let's balance it. This is हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ ये देखो कि ऑक्सीजन अकेला है, तो इसको सबसे लास्ट में बैलेंस करो ताकि काम आ जाए। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ ये 4 पूरा हो गया, कार्बन पूरा हो गया, एक ही है, तो ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 2 4 है यहाँ। तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ क्योंकि इसने मास की बात की है, किसकी बात की है, मास की, तो हम यहाँ मोल की जगह अब हम इनके मॉलिक्यूलर मासेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सब लोग निकालेंगे फटाफट। तो हमने यहाँ अपने मॉलिक्यूलर मास और मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का लिख लिया हुआ है। ठीक है, ये है उनके स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर मास। अब इस रिएक्शन में कितने की इन्वॉल्वमेंट है वो देखते हैं। या 1 मोल ही है तो ये 16 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, अब गिवन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब यहाँ 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, तो ये कितना रहेगा 128 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं आपके पास 44 ग्राम। नाउ ही सेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वाटर। अब हमें अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड है पहले उसी को लिख लो, वाई टू राइट एवरीबडी। हमारे पास क्या दिया है उसने 16 ग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहे हैं, कहा है वाटर, इसको एक्स लिख दो बच्चे। मीथेन का कितना लिखा उसने 16 ग्राम, कितना लिखा है 16 ग्राम, तो हम यहाँ 16 ग्राम ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऊपर देखो तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूसिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर, 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। बात समझ आ गई। तो हम इसको एक बार फिर दोबारा लिखते हैं बेटे, इसको यहां से हटा के हम दोबारा लिखते हैं। देखो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है आपके पास, पास कितना आया था, कार्बन के 12 और 4 16 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दैट इज 32 ग्राम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 44 ग्राम और वाटर का है 18 ग्राम, ये स्टैंडर्ड है। अब हम लिखते हैं कि इस रिएक्शन में कितना हुआ है, तो 16 ग्राम तो यही हुआ। अब ऑक्सीजन कितना जला वहां 64 ग्राम जला है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44 ग्राम ही प्रोड्यूस हुआ है, और वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ 36 ग्राम। तो ये स्टैंडर्ड आ गया। पीछे हम मोल्स ले रहे थे, मोल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मास में हमने ये एक स्टेप बढ़ा दिया, ठीक है। अगर हम नहीं बढ़ाना चाहें तो हम ये वाली लाइन ऊपर की ना लिखें तभी चल जाएगा। मान लो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको याद है, मैं उसी में थोड़ा एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया कि कई बच्चों को याद नहीं होता। और अगर हम इसको डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, मिटाकर डायरेक्ट। मीथेन का जरे 16 ग्राम, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी 64 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड की 44 ग्राम, और वाटर की होगी आपके पास यहाँ 36 ग्राम, ठीक है। मतलब ये रफ में करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो मैंने तो इसलिए किया कि थोड़ा एक एक छोटा छोटा स्टेप भी आपको बता दूं, पर डायरेक्टली आपको यहाँ तक आना है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूसिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, इस रिएक्शन में। और हमें जो पूछा गया वो भी उतना ही है, पूछा भी हमें 16 ग्राम ऑफ मीथेन ही है कि कितना प्रोड्यूस करेगा वाटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ, तो उतना ही हो जाएगा। तो इसमें आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब आप एक स्टेप में कर दो या दो स्टेप में कर दो, अगर आपको इनके मॉलिक्यूलर मासेस अच्छे से निकालने आते हैं और अच्छे से पता है तो आप एक स्टेप खा सकते हो, मतलब डायरेक्ट कर सकते हो। और बुक्स में भी यूजुअली आपको ऐसे ही होगा, कुछ बुक्स में वो मोल लिख देते हैं, 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल, आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर ग्राम्स में दिया तो आप डायरेक्टली ग्राम्स की इन्वॉल्वमेंट वहां कर सकते हो। हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। The question is chlorine is prepared by treating manganese dioxide with aqueous HCl. Now he is asking how many grams of HCl, वो पूछ रहा है कि कितना HCl चाहिए आपको, ठीक है। तो अब हम प्रोफेशनल वे में वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मली एग्जाम में करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन MnO2 प्लस HCl रिएक्ट करवाया, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो आ रहा है मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ आपको 4 लिखना होगा और यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा वाटर के पास, ठीक है। क्या बात समझ आ गई, आर यू श्योर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड। तो यहाँ देखो मैग्नीज का एटॉमिक मास होता है 55, ऑक्सीजन का 16 और एटम लगे हैं 2, तो हो जाएगा 32, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 87 ग्राम, तो इसके नीचे लिखो आप 87 ग्राम। HCl, तो HCl में हाइड्रोजन का मास होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये आ जाएगा 36.5, और इसको अब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये आ जाएगा 146, लिख देंगे 146.0 ग्राम, ठीक है।
अब आ गया मैग्नीज क्लोराइड। अब यहाँ आपको स्मार्ट गेम खेलनी है। क्या वो मैग्नीज और क्लोराइड का मास मांग रहा है? नहीं मांग रहा है। वो क्या कह रहा है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम्स ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड। मतलब उसने प्रोडक्ट में से किसी का कोई लेना देना नहीं रखा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सारे लिखने बैठ जाएंगे, यहाँ मैग्नीज क्लोराइड भी निकालेंगे, वाटर भी नहीं। नो, आप सिर्फ उन्हीं दो की कहानी देखो जो आपके पूछा गया है और जो दिया गया है। अब वो क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया हाउ मेनी, प्रिपेयर कितना करना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, मतलब 5 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट होगा। और ये हो गया x जो हमें निकालना है, ये हो गया x। तो सरल और हिंदी भाषा में सिंपली वो कह रहे हैं कि 87 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं 146 से, तो 5 ग्राम कितने से करेगा, खत्म बात। तो 87 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट कितने से रिएक्ट किया हो? 140 ग्राम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 ग्राम किसे रिएक्ट करेगा? 146 अपॉन 87, ठीक है। सो ये आ गया। अब 5 ग्राम कितने से रिएक्ट कराएगा? तो यहाँ 5 ग्राम इज इक्वल टू 146 87 इंटू 5। अब यहां जाकर बच्चे थोड़े प्रॉब्लम होते हैं कि सर हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है कैलकुलेशंस के लिए, या इधर है इधर है। देखो मैं आपको इसमें दो बातें बताता हूँ। पहले तो जो ये 5 वाले को छोड़ दो, 5 2 10 20 इनको छोड़ दिया करो। जो ये अलग से नंबर दिए ना, पहले इनका कोई रिश्ता ढूंढो कि बन रहा है क्या, ये डबल है, ट्रिपल है, या कुछ बन रहा है। ठीक है, पहले तो वो ढूंढ लो। अगर वो बन रहा है देन इट्स ओके, अगर नहीं बन रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे ये बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर आप अपना आंसर पहले यहां तक ले आओ, ठीक है। उसको वहीं छोड़ दो और क्वेश्चन पेपर पे टिक कर दो कि इसकी फाइनल कैलकुलेशन मैंने करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम एट दिस मोमेंट। हाँ, आप यहां तक छोड़कर फिर अगले क्वेश्चन की तरफ को, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन होनी है या मुझसे नहीं होगा या टाइम वेस्ट होगा, तो पहले आप यहाँ तक, क्योंकि ऐसा करने से अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन में जो टाइम वेस्ट होगा उससे आप अगले 6-10 नंबर गवा लोगे। तो यहाँ तो अगर मान लो भगवान ना करे आपको टाइम नहीं मिला, तो कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन है 2.5 तो मिलेंगे। यू आर रॉन्ग, मतलब आपने क्वेश्चन कहाँ छोड़ा? एट द लास्ट मोमेंट में, फाइनल आंसर में। तो फाइनल आंसर 0.5 का होता है, बाकी तो आपको मिल जाएंगे ना मार्क्स। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं? वो इसी के एंड रिजल्ट को गलत करते रहेंगे। उसकी भी मैं आपको एक बड़ी वजह पीछे से बता रहा हूँ कि बच्चों को एक आदत होती है कि अपने पड़ोसियों से पूछ लेते, आंखों को इशारों में ये देखते हैं कि आंसर तेरा आंसर ठीक है, मेरा आंसर, एग्जामिनेशन हॉल में। और वो सबसे खतरनाक चीज होती है। आप घर से इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो कि जो क्वेश्चन मैंने किया वो परफेक्टली किया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड द अदर चाइल्ड? टॉपर घर से कॉन्फिडेंस लेकर चलता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, मुझे अरे परे नहीं चेक करना है। तो जब वो उसके पास ये कॉन्फिडेंस होगा मुझे अरे परे चेक नहीं करना, तो वो इस मोमेंट पे आकर क्वेश्चन को छोड़ देगा और अगले को टिक करना शुरू कर देगा, अगले को अटेम्प्ट करेगा। अगर उसको लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है और मेरे से नहीं होगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा, फिर वो टिक कर लेगा एग्जाम में कि मैंने इसको वापस आकर दोबारा करना है, और वो कर लेगा आराम से, क्योंकि अब उसने टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट नहीं किया। अब इसमें आप बताता हूँ एक और चीज होगा, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर, आप 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चल पड़ते हो ना, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लेवल अंदर स्टार्ट हो जाता है कि हाँ मैंने यहाँ तक कर लिया है। और उसमें एक बड़ी मजेदार सी बात होती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम आपको हेल्प करता है वो चीजें करने में जो आपने कभी जिंदगी में नहीं कैलकुलेशन की होगी। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ तक ले आओ क्वेश्चन को, फिर छोड़ो, फिर बाद में आके अटेम्प्ट करेंगे। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कितना आएगा बड़ा इजीली। आपको पता है 146 अपॉन 87 करने, कर लो यार, 146 को 87 से डिवाइड कर लो, क्या होगा? हाउ मच? 8 2 जा 160, 8 2 जा 16, और यहाँ है 14, लास्ट के 2 डिजिट तो नहीं कटेगा, 1 रख लो, 87 आ गया। अब 6 और ये 9 आ जाएगा, 13 और 8 59, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया आपके पास, 590, 8 8 जा 64 नहीं जाएगा, 8 7 जा 56, ये थोड़ा सा नजदीक का मामला है, चलो 7 ले लेते हैं, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 प्लस 1 57, हाँ बन गया जी, नजदीक का मामला 16। अब आपके पास क्या आ जाएगा? 8 और ये आ जाएगा 7, 8 0 और निकाल लो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 160 है,
2 जा 164 बनेगा, नहीं बन रही कहानी, 1 लगा लो तो आ जाएगा 82। आई थिंक हमने यहाँ कुछ गड़बड़ की, 82 आना था वहाँ। चलो कोई बात नहीं, ये तो गलतियां हम करते ही रहते हैं, क्योंकि अभी मेरा हाथ इस पे पूरी तरीके से स्टाइलिश पे बैठा नहीं है। 146 डिवाइडेड बाय 87 तो 187, तो ये कितना आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 59। और वहां तक तो ठीक था, आगे गलत कर देते हैं डेसिमल। तो यहाँ आपके पास आएगा 7 7 7 जा 49, 4 7 8 जा 56 प्लस 4 60। ओहो नहीं बनेगा, चलो 6 पर 6 7 जा 42 2 4 6 8 जा 48 और प्लस 4 52 आ गया। टाइम लग रहा है ना अब आपको, तो आपको लग रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। 680। अब ये 8 से तो नहीं जाएगा, यहाँ आप 7 लगा सकते हो, 1.67। अब आपको पता है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, आप इसको यहीं रखो और 1.67 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 5 जा 35 3 5 6 जा 30 30 प्लस 3 33 3 5 1 5 और दिस इज 8, तो इट्स आंसर विल बी 8.35 अप्रॉक्सीमेट। बट यहाँ तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो, पर मुझे अब आपको देख के ही लगेगा कि हमारे कम से कम 2 मिनट वेस्ट हो रहे थे यहाँ। ठीक है, तो आपने ये इन कैलकुलेशन को यहाँ तक एंड रिजल्ट आया और उसके बाद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझिए बच्चों। अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और आपको आइडिया क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, इट विल टेक टाइम। हर क्वेश्चन को करते हुए टाइम लगता है। हमारे पास क्वेश्चन है ये कि कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन which reacts with steam when 14.4 ग्राम of steam is used। मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है पहले मुझे क्या लेना है, रिएक्शन, here it is iron। now what is the formula of steam? तो बहुत से बच्चे दिमाग लगाएंगे स्टीम का फॉर्मूला, अरे वाटर ये भैया गर्म है और कुछ नहीं है, वही है। ठीक है, और ये बना क्या रहा है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। और हम इसे बैलेंस करेंगे, आयरन के कितने 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 4 और यहाँ कितना है सिंगल, 4 मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितना हो गया 8, 4 तो यहाँ है ही नहीं, 8 है ना, तो यहाँ 4 से 8 हो गया। करेक्ट। अब पहले उन केमिकल्स को रिएक्ट मार्क करो जो आपको, जो रिएक्शन में जिसको मांगा गया है और जिसकी वैल्यू गिवन है। तो किसकी वैल्यू गिवन है, स्टीम की, तो इसको मार्क कर दिया, इसके नीचे लिख, इसको मार्क कर लेते हैं। एक तो वाटर इन्वॉल्व है और वेट ऑफ आयरन चाहिए, तो एक ही इन्वॉल्व है। अब इनका मॉलिक्यूलर मास लिख लो पहले तो। ठीक है, तो आयरन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक मास क्योंकि एलिमेंट के फॉर्म में है, तो 56 इंटू 3 18 और 16 168 ग्राम। ठीक है जी, और वाटर का, तो वाटर का 18 होता है वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, तो 4 18 था, जल्दी से बता दो भाई, 4 18 था 72 ग्राम। ठीक है, अब गिवन किसका है, आयरन का, दैट इज 14.4 और एक्स का आपको चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखो, तो 72 ग्राम ऑफ स्टीम reacts with 168 ग्राम ऑफ आयरन। वो कितने आयरन से रिएक्ट कर रही है, 168 ग्राम से। तो 1 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट्स विद 168 अपॉन 72। सो हमें, हमारे पास कितनी है स्टीम अभी 14.4, तो इट इज 168 अपॉन 72 इंटू 14.4। अब यहाँ इजी है, देखो 72 का डबल कितना होता है 144, तो हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देंगे, 144 अपॉन 10 इंटू 72, ये आ गया 2। बस सिंपल है। अब कुछ बच्चे हैं 2 5 तक 10 करने बैठ जाएंगे, बेवकूफ होंगे वो, सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 16 13 3 और ये 10 है तो सीधे एक डेसिमल के बाद ये 33.6 और ये खत्म हो जाएगा मतलब आपका। ठीक है,
अब आपको 5-6 क्वेश्चन इसी बेस पर करने हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलो शुरू हो जाते हैं अब हम। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल, जिसमें वॉल्यूम भी होगा और आगे आपका एक्वस सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, परसेंटेज के साथ कैसे काम होता है। Like 25% of HCl is dissolved in 70% of another solution, sodium hydroxide solution। उनमें भी वो वाले न्यूमेरिकल अब हम इसके बाद हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चों।